Okay, good morning, everyone. I hope you can see the screen and can hear me as well, right? Okay. Okay, fine. I think there was some homework, right? Okay, ठीक है. Just a minute. Just a minute. जस्ट मिनट गाइस, एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है बैकग्राउंड का.
एवरीबॉडी आई थिंक इट इज ऑडिबल राइट ना? अभी सुनाई पड़ रही है? ओके ओके फाइन. Okay, let us come down to exercise now. No doubts. Okay, fine. Okay. Tell me. Yeah, tell. 31, 34. Okay, 34. 34 एक सेकंड. If some moles of O2 diffuse, देखो O2 के कुछ मोल्स हैं जो कि 18 सेकेंड में डिफ्यूज करते हैं, और सेम मोल्स ऑफ अदर गैस जो हैं X लेट से दे डिफ्यूज इन 45 सेकेंड्स. ठीक है, सेम मोल्स. तो अब जरा सोचो, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस. देखो N1 by T1 upon N2 by T2, this will be M2 by M1, right? Under root. Okay, so if you take the ratio like T2 upon T1, so it will come out to root 2 upon root M2 upon M1. So I think we can resolve this, right? अब बताओ क्या आएगा आंसर सिद्धेश. Just solve me and tell me the answer. इसका मोलर मास तुम्हारा 32 है, इसका लेट से x है, कुछ भी x मान लो. अब आ सकता है आंसर. सही है, सो नो? आप तो कर सकते हो ना? ठीक है. ओके फाइन. See, let us come down to the topic. देखो पिछले क्लास में हमने चालू किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, राइट? KTG. वहां पे हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे. PV is equal to 1/3 mn u RMS square. एक चीज वो. Then we talked about collision parameters. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी, इसमें किसी को डाउट था क्या? Everybody, are you clear in these parts, like what is PV term, what is collision parameters? Okay. RMS भी लिखिया था क्या? ठीक है. सी, उसके बाद देखो अपने कुछ चीजें करे थे, जैसे हमने 3 वेलोसिटीज डिफाइन की थी, रूट, मीन, स्क्वायर. ये क्लियर था सबको? ओके. या मीन है या फिर एवरेज वेलोसिटी, ये क्लियर था? ठीक है. Sorry, this is, then we have most probable velocity. फाइन. तो ये चीजें क्लियर हुई? फाइन एवरीबॉडी. तो अब देखो ये 3 चीजें जो थी, ये तो सबको समझ में आ गया था. देखो अब हम लोग बात कर रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, राइट? जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें किस तरह की बातें हो रही थी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है. इज दैट क्लियर?
राइट। तो जैसे अपने पास एक सेट एक अपने पास एक सपोज लिस्ट है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एक अपने पास लिस्ट है मॉलिक्यूल की, लिस्ट से 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम तो नहीं होती है ना। ये बात सबको समझ में आ गया था। तो हम स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स डिफाइन करते थे कि पहले मैथ्स में जैसे मीन होता था, मीडियन होता था, मोड होता था। तो ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बताता था, समझ में आ रहा है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं 40-50, उन्होंने अलग अलग स्कोर्स किए हैं, स्कोर्स मतलब स्कोर्स हैं उनके इन देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम के स्कोर है। तो उसका हम स्टैटिस्टिकल पैरामीटर निकाल सकते हैं ना कि टॉपर जो है, जैसे देखो मान लो जो बहुत अच्छा बैच है सपोज, तो उनका मीन हो सकता है 90%, सारे बच्चे 90% के ऊपर लाते हैं, पॉसिबल है, राइट। और जो बच्चे जो थोड़ा सा वीक बैच है, हो सकता है उसमें मीन 60% हो, 65%, 70% हो, राइट। तो अब ये अलग अलग केस में जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। इज दैट क्लियर? Everybody, are we clear on these things? Okay, फाइन। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 वेलोसिटीज डिफाइन कर रहे हैं। मीन, मीडियन, मोड के जगह पे मीन के जगह आ रहा है एवरेज वेलोसिटी। मीडियन के लिए कोई टर्म नहीं है। मोड के लिए क्या है एवरीबॉडी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन किया है आरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आई थिंक वी गाइस आर क्लियर ऑन दीज थिंग्स, राइट। हम लोग इस बात पे तो क्लियर हैं कि ये 3 चीजें होती क्या है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अब देखो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बट इसमें अपने को टेंशन लेना नहीं है। जैसे गैसियस स्टेट में, अब एक बात बताओ, कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी वेलोसिटीज हैं, ये कैसे पता कर सकते हो तुम? Is it possible theoretically to predict the exact number of molecules with certain velocities? जैसे तुम अपने रूम में बैठे हो तो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो तुम क्या सबकी वेलोसिटीज बता सकते हो? एवरीबॉडी, कोई तरीका है क्या जिसकी तुम जैसे मान लो तुम्हारे रूम में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली होंगे। लास्ट स्लाइड पे चलूं? ओके, रिटर्न है मैंने, इसमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं मैंने नया। अमन डन? ओके, सो सी अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी सीन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। देखो दो साइंटिस्ट थे, वो बड़े खतरनाक लोग थे, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। उन्होंने क्या किया, कोशिश की समझने की कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का मतलब समझ में आ रहा है कि वे जो वेलोसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जैसे कि लिखा है ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, तो इससे ये पता चल रहा है, हमें ये जानना है कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इज दैट क्लियर? सी तो अब सबसे पहले समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग होगा। 900 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सपोज x मीटर है, ऐसा लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड। 70 की लेट से 12 मीटर पर सेकंड है, तो बहुत सारे वेलोसिटीज हो जाएंगे ना। तो उसने क्या किया था कि वेलोसिटीज की, तो देखो वेलोसिटीज जो है ना वो तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? बट क्या किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 हो सकती है? वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 पॉसिबल है,
गैस के लिए, बट क्या वेलोसिटी जीरो पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, वेलोसिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पॉसिबल है, बट क्या वेलोसिटी इनफाइनाइट पॉसिबल है? नहीं। तो अब वेलोसिटीज की अपने पास क्या रेंज मिली? 0 टू इंफिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम। यदि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 है तो ये सॉलिड हो जाएगा, ये तो गैस होगा ही नहीं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ जाए, ये लिखना है क्या एवरीबॉडी? ये लिखना है? ठीक है, फिर लिखो। डन एवरीवन? ओके। फाइन, सी, सो दिस इज वन थिंग व्हिच वी कैन टॉक अबाउट। आगे बात कर लेते हैं। सी, अब देखो क्या है, हम लोग करेंगे क्या, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एक तरफ क्या प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज dn by n। व्हाट इज dn by n एवरीबॉडी? दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ gas molecules having identical velocity। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो, जैसे 900 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या आया? 0.9 आया ना। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मान लो अपने पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से 900 की वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना फ्रैक्शन है जिसकी आइडेंटिटी आ गई सेम? तो 0.9 आई ना। ये सबको चमक रहा है, ये कैसे कर दिया 900 by 1000? तो इसी तरह से ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा क्या जिसकी, अब यहां पर इस तरफ हम प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी एवरीबॉडी, ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा क्या जिसकी वेलोसिटी 0 हो? ऐसा कोई गैस मॉलिक्यूल होगा जिसकी वेलोसिटी 0 हो? तो डोंट यू थिंक ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एवरीबॉडी? डोंट यू थिंक ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन? यस और नो? आयुष सेज नो। ओके, मोस्ट ऑफ यू से नो, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू से, राइट? Most of you say that the graph should not start from origin. Okay, क्यों? अरे भैया, ऐसा कितने मॉलिक्यूल है? What is the fraction of molecule having zero velocity? ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी 0 है? तो वो फ्रैक्शन क्या है? 0 by 100, 0 by 1000, 0 है ना। तो ये पॉइंट, क्या पॉइंट में 0,0 नहीं मिलेगा? तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन नाउ? So is everyone convinced on this? We should start from origin, or no? You're not convinced? ठीक है, तो we should start from origin, right? ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये कुछ इस तरह का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आएगा। लेट्स से इट इज एट अ टेम्परेचर T1, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो अब ये ग्राफ इस तरह का आता है। अब ये ग्राफ कैसे ऐसा आया? आर यू इंटरेस्टेड टू नो दैट?
एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये पहले ओवरऑल चीज समझा दें, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड बातें पे आए। बताओ, पहले इसको देख लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारे बुकलेट में ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा साधारण सा लिखा हुआ है। सी बेसिकली ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और इस देखो ज्यादातर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, ये तो काफी कम होंगे ना। जैसे मान लो इन्फिनिटी के क्लोज, लेट्स से 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम होंगे, और 0 मीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होंगे, राइट? इज दैट क्लियर? देखो ज्यादातर गैसेस जो हमारे आसपास रहते हैं ना, वो सारे के सारे मूव करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैस एटमॉस्फेयर में है, वो तुम कहीं भी जाओ वो तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमेशा पहुंचता है। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, वो रिलेटिवली कम होते हैं। तो एक पीक जो है ना, dn/n, ठीक है ना एवरीबॉडी, ये dn/n जो है, मान लो dn/n आया 9, ये समझ में आया, और 9 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाली वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल हुई। एवरीबॉडी ये बात सबको समझ चमक रही है, नहीं चमक रही है? देखो मैंने क्या लिखा है, 900 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो यही पीक आएगा ना यहाँ पे 0.9 के करस्पॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यही पीक आएगा ना यहाँ पे 0.9 के करस्पॉन्डिंग। तो ये 0.9 के करस्पॉन्डिंग जो पीक आया 10 मीटर पर सेकंड, यही अपना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? सिद्धेश इज आस्किंग कैसे? अरे भैया 90% मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो नहीं समझे अभी भी? कितने लोग नहीं समझे ये बात? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? चमक ही नहीं रहा एकदम से, सारे लाइटें बंद हो गई हैं। अरे 900 मॉलिक्यूल्स, 1000 में से, हाँ फिर से समझा रहा हूँ आयुष, 1000 मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे पास, उसमें से 900 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इज दैट क्लियर? 1000 में से 900 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। सो गोइंग दैट वे, उस तरह से यदि अपन सोचते हैं कि 1000 में से 900 की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कोई एक मॉलिक्यूल तुम उठाओगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी वेलोसिटी 9 ही, मतलब 10 मीटर पर सेकंड ही होगी ना। तो 10 मीटर पर सेकंड वाली जो वेलोसिटी है, वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की है, तो वही मोस्ट प्रोबेबल हुई ना। तुमने डेफिनेशन देखो ना, लास्ट क्लास में क्या लिखा था। तो ये जो पीक है, ये पीक ही बताएगा ना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एवरीबॉडी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी तो बढ़ जाएगा ना। एवरीबॉडी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा कुछ इस तरह का। ये समझ में आ रहा है सबको? ये टेम्परेचर सपोज T2 है, तो अब देखो, अब हायर, अब यहाँ पर जो नया बना VMP डैश, वो तो इस पहले से ज्यादा होगा ना एवरीबॉडी। T2 ग्रेटर देन T1, ये समझ में आया? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएंगी। जैसे मान लो ये 11 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने पर राइट की तरफ जाता है, मतलब ये वाली लाइन को पकड़ो और इसको खींच दो। समझ में आ रहा है? एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रहता है, एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। तो जब तुम खींचोगे, मतलब वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ग्राफ आगे की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? dn/n जो है ना, वो कम हो जाएगा सलोनी। ये समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रही है बात? dn/n कम क्यों होगा? कोई बता सकता है क्यों कम होगा? एनीबॉडी? कोई नहीं बता सकता है? बताओ कोई। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से सेम कैसे रहेगी? अरे भैया, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेम नहीं रहेगी ना। अच्छा एक बात बताओ,
एवरीबॉडी एक बात बताओ, सुन लो पहले, मैं एक बात समझा रहा हूँ तुम्हें, पहले ध्यान से सुनो। मान लो 40 बच्चों का एक झुंड है और वो सब मूव कर रहे हैं एक रूम में, ठीक है। अब एक रूम में मूव कर रहे हैं, अब तुमने एनर्जी दी या फिर बोल दिया कि बम है, भागो यहाँ बॉम्ब है, तो अब तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ कर दिया हमने, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो अब मान लो 40 बच्चे थे, उसमें से 30 बच्चों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। 40 बच्चे थे, उसमें से 30 बच्चों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, राइट। तो अब 10 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी जो है वो 40 में से 30 बच्चों की थी। अब यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, सी एवरीबॉडी, अब मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया है, तो अब क्या तुम्हें लगता है कि सब वो जो 40 में से 30 की 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, या फिर रैंडम हो जाएगी, सब अलग अलग वेलोसिटीज से भागेंगे? तुम्हें नहीं लगता है डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीक है वो कम हो जाएगा, रैंडम होगा ना, और डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और ज्यादा, तो सेम वेलोसिटी नहीं रहेगी। अब ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? भावेश तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ओके, एनीबडी एल्स? और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ओके, आयुष को भी समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो, मैं सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 40 बच्चे थे, ठीक है, खेल रहे थे सब 10 मीटर पर सेकंड की, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जो मतलब या 5 मीटर पर सेकंड वाले जो थे, जो आराम से खेल रहे हैं, वो बच्चे 40 में से 30 हैं, ठीक है। 40 में से 30 जो है आराम से 5 मीटर पर सेकंड में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इसी वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं इधर उधर। अब बोल दिया गया कि बम फट गया, बम फटने वाला है, बॉम्ब है, तब तो भगदड़ मचेगी ना। तो जब भगदड़ मचती है तो सब क्या सेम वेलोसिटी से भागते हैं? नहीं ना। तो अब वो जो फ्रैक्शन, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों की वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? अब तो डिफरेंट हो जाएगी ना। तो अब ऐसे लोग जिनकी वेलोसिटी सेम है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि वो फ्रैक्शंस विल कम डाउन, वो जो फ्रैक्शन है वो नीचे आ जाएगा? Is that clear? So that is why I am shifting the graph ahead and you can see this. Is that clear? So can we move ahead now? If you have drawn this graph, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइट, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ज्यादा, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये है कि जब तुम काइनेटिक एनर्जी दोगे ना, तो कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पकड़ लेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बेकार हो जाएगा। और एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है, तो उसको तुम सीधा पकड़ के आगे खींच दो, तो ऑब्वियसली वैसे भी समझ सकते हो कि नीचे आएगा। एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट कैसे रहेगा? ठीक है सुरेश, विल टॉक अबाउट इट। पहले इसको लिखो। पहले जो स्लो भाग रहा था वो तेज भागेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट, अरे तो वेलोसिटी सेम थोड़ी होंगी, जो पहले से तेज भाग रहे थे और तेज भागेंगे ना भावेश। जो पहले तेज भाग रहे थे वो और तेज भागेंगे ना, वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगी, और सब एक ऐसा नहीं भागते हैं। एवरीवन डन? दिस कर्व शोज प्रोबेबिलिटी। देखो आगे की बात तो हम करेंगे, यहां तक तो तुम्हें दिक्कत नहीं है ना, यहां तक जितना मैंने बताया। ठीक है, सी अभी देखो सबसे पहले क्या है ऑब्जर्वेशंस, कि इस ग्राफ में हो क्या रहा है। बेसिकली हमने प्लॉट किया क्या है, देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के, बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के, ठीक है, और इसको समझाने के। सबसे पहले क्या है, कई जगह पे क्या करते हैं, 1/n
dn by du प्लॉट करते हैं। एक तरीका तो ये है 1 by n dn by du। तुम्हारे किताब में दिया है dn by n, ठीक है, वो तो सबसे कॉमन है, बट तरीके और भी हैं। 1 by n dn by u को प्लॉट करते हैं u के अगेंस्ट, ये बताता है प्रोबेबिलिटी। दूसरा तरीका है dn by n को प्लॉट करते हैं वेलोसिटी के अगेंस्ट, ठीक है, ये तुम्हें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, ठीक है। तो और दूसरा तरीका है dn by dv, dn by dv या dn by du, और दूसरा है dn by n वर्सेस u। ये तीन तरीके हैं, तुम्हारे बुक में ये फॉलो हो रहा है क्या? नो, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तीन तरीके हैं प्लॉट करने के। इज दैट क्लियर? अब ये जो है सबसे आसान है समझाना, और यही मैंने तुम्हें समझाया है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू एक्सप्लेन इट। ये वाला समझ में आया है ना सबको? तुमने जो अभी देखा उसमें dn by n को u के अगेंस्ट किया है। अरे रुक तो जाओ भाई, इतना आगे क्या है एरिया, पहले जो सुन रहे हैं पहले उसको सुनो। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके, ठीक है, राइट इट डाउन फर्स्ट। एक सेकंड, एक सेकंड। गीजर चेक कर लेते। नहीं ऑन रहने दो। ये गीजर नहीं चल रहा है, शॉक हो रहा है क्या? नहीं चल रहा है अभी, इसलिए मेरा एक सेशन है, 1 घंटा बाद हो तो चलेगा क्या? नहीं सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में 2 मिनट मैं सेशन करता हूँ, फिर आप अपना कर। Okay, there was somebody on the door. Okay, is that clear now? ये तीन चीजें तो समझ में आ रही है ना? देखो जो हमने किया है ना, we have taken the easiest method. चल रहा? नहीं गया ना? ठीक है क्या? ये शॉप है, so because of this I'll leave on this one. Okay fine, that's right. शॉप मार रहा है सेंटर। नहीं, just a minute. नहीं आप अपना काम करो। Fine. So I think this is clear now. ये वाली चीज तो देखो हमने सबसे वाली जो पहले बात की 1 by n dn by du वाली बात, तो I think it should be clear, right everyone? Everyone, अब बात कर लेते हैं क्या है ये आगे आगे वाली चीजें। if it see 1 by n dn by du को यदि तुम प्लॉट करते हो तो ये क्या बताता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 1 by n dn by du जो है ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules in the speed range of u to u plus du, ठीक है, per unit, let's say this is per unit interval या per unit time। और एक्चुअली में ये क्या है? दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। अब देखो थोड़ा खतरनाक होने वाला है, तुम लोग पूछ रहे हो ना एग्जैक्टली एरिया अंडर द कर्व क्या है, सवाल जो पूछ रहे हो इसका आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। एरिया अंडर द कर्व पूछ रहे हो ना क्या हो रहा है, उसी का आंसर है विथ अ स्पीड बिटवीन u to u plus du। अब कुछ चमक रहा है क्या एवरीबॉडी? दिस इज 1 by n dn by du। अब कुछ चमक रहा है या नहीं चमक रहा? What I am trying to say, अब चीजें तुम्हें अब ज्यादा इजी लग रही है और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है?
ये एक्चुअली 1/n dn by du है। चीजें इजी लग रही हैं और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है? कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना? ओके तो इसलिए मैंने कहा था कि भी पहले इजीएस्ट तरीका जो है उससे हम चलते हैं ना, ये अपना इजीएस्ट मेथड है। इसको एक बार लिख लो, आई एक्सप्लेन, राइट इट डाउन फर्स्ट। धीरे धीरे फ्लाईओवर बनता जा रहा है। नहीं वो तो है ही ना, सो दैट इज व्हाई आई पिक्ड अप द इजीएस्ट मेथड, बट उसमें तुम क्वेश्चंस को ऐसे पूछ रहे हो जो कि नहीं किए जा सकते इससे आंसर, इसलिए मुझे इसको तो खत्म कर लेना दो मुझे, ये वाला जो इजीएस्ट मेथड है। ये लिख लिया एवरीवन, रिटन? कौन सा रेंज तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है सिद्धेश? व्हाट इज द रेंज यू आर टॉकिंग अबाउट? स्पीड रेंज वाली बात, वो तो अभी रुक जाओ ना, इजीएस्ट मेथड पहले करेंगे, वो भाई बोल रहा हूँ, यू प्लस डी वाली बात करेंगे। ओके ओके अब देखो, सबसे पहले क्या है, अब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, सीधा रखेंगे सबसे इजी वाला मेथड, डीएन बाई एन को हमने यू के अगेंस्ट प्लॉट किया। देखो डीएन बाई एन तो फ्रैक्शन है ना एवरीबॉडी, डीएन बाई एन तो फ्रैक्शन है, इजीएस्ट मेथड से कर रहे हैं अभी, है ना? क्या पार्थ यू वांट टू राइट दैट? ओके राइट दैट देन। ठीक है तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन में ग्राफ में हम लोग प्लॉट क्या करते हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लॉट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, यही प्लॉट करते हैं ना, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में क्या फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है, दूसरा क्या है, टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, जो तुम इसके हिसाब से बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? टोटल एरिया अंडर द कर्व तो कांस्टेंट रहेगा ही, तुम्हें नहीं लगता है कि ये 1 होगा टोटल एरिया अंडर द कर्व? सारे फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो 1 ही मिलेगा ना तुम्हें। सिंपल टर्म्स में यदि मैं बोलूं सारे फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो तुम्हें 1 ही मिलेगा। 1 क्यों रहेगा कांस्टेंट? अरे बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही तुम प्लॉट कर रहे हो ना, तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज हो जाएंगे। 100 मॉलिक्यूल की बात हुई, टेम्परेचर बढ़ा दिया और 1200 केल्विन कर दिया, मान लो 1000 केल्विन से, राइट? टेम्परेचर हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम, पर स्पीड चेंज हो रही है, राइट? बट यहाँ पर हम dn by n को प्लॉट कर रहे हैं, ये तो फ्रैक्शन का ही है ना रिप्रेजेंटेशन। एवरीवन क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या डाउट है? क्या डाउट है इसमें? अच्छा तुम कांस्टेंट मान लो, एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट मान लो, तो मान लो dn by n वर्सेस u, समेशन dn by n into u, ये कांस्टेंट है। हाँ म्यूट करो। हाँ सर।
एरिया अंडर ग्राफ को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, dn/n इंटू du इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो du तो वेरी हो रहा है ना, और तो वो कैसे इंटीग्रेट करके कांस्टेंट आएगा? जैसे मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, और ये y है और ये x है, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? y dx इंटीग्रल a से b, ये निकालते हैं ना, यदि ये छोटा सा एलिमेंट हमने a लिया तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? तो अब देखो y हमने लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो यदि हम y ले लेते हैं तो अपना y क्या है, dn/n, ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं du, तो ओवरऑल इंटीग्रल अपना ये आएगा, यही ना, तो अब ये तुम्हारा u आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम यदि ऐसा प्लॉट करें dn/dv और dn/du अपॉन u, तो अब ये क्या आएगा, देखो लेट्स से यहाँ पे प्लॉट किया dn/du और u, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा दोनों केस में? देखो तो यहाँ पर पहले का इंटीग्रेशन नहीं समझा, u मैं वही कैसे आएगा? नहीं, मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। जैसे dn/n इंटू dn/du अगेंस्ट u करोगे तो यहाँ तुम्हें u मिलेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा du का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर तुम्हें n मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। ठीक है, इस केस में क्लियर है? हाँ वो क्लियर है। इस केस में n मिलेगा। ये जो मेथड है इसमें dn/n जब हम प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट u के, तो एक्चुअली में ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया ही नहीं था। एक्चुअल में जो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और वो जो ग्राफ बनाया था उन्होंने ये बनाया है, दिस इज 1/n dn/du, जो कि प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये बताना थोड़ा मुश्किल है, और इसका एक्चुअल पर्पस ये, तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल बिटवीन, यदि सारे प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगा ना। हाँ वो एक्चुअल में रीजन है। ठीक है, ओके सर। बेसिकली देखो, यदि तुम्हें समझना है तो एरिया अंडर द कर्व, तो तुम dn/du को प्लॉट करो वर्सेस u के, तो तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, वो कांस्टेंट है। दूसरा तरीका है एरिया अंडर द कर्व के लिए, मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। बेसिकली 1/n dn/du जो प्रोबेबिलिटी बताता है, उसको प्लॉट करो u के अगेंस्ट, तो ये प्रोबेबिलिटी तुम्हें मिल जाएगा 1, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो तरीका तुम्हें बताया है, ये बस बच्चों को समझाने के लिए है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये मेथड दिया था। तुम्हारे बुक में लिखा होगा कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स 1, देखो लिखा है क्या एवरीबॉडी? एरिया अंडर द कर्व 1 लिखा है? तो एक्चुअली में क्या लिखा है बताओ, किसके हिसाब से दिया है उन्होंने? एरिया अंडर द कर्व 1 लिखा है तो किसके हिसाब से प्लॉट किया बताओ? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ना। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही है, ये हम बस समझाने के लिए बच्चों को बताते हैं। प्रोबेबिलिटी में टोटल एरिया 1 आ जाएगा, ये रीजन है। अब देखो चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, बट समझाना उससे ही सबसे आसान पड़ता है। अब लिख लो, अभी कुछ हद तक कन्विंस्ड हो, तो कंफ्यूजिंग होगा अभी भी, बट पहले से बेटर है। डन एवरीवन? स्क्रॉल अप। ये चीजें अभी मत लिखना, ये जो ग्राफ बनाया ना वो मत लिखना। बेसिकली ये लिख लो कि एरिया अंडर ऑब्जर्वेशंस क्या है बताते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, टोटल एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है जो कि है 1। इज दैट क्लियर? और ये बेसिकली 1/n। फर्स्ट ग्राफ से फिर से नहीं बता पाएंगे, पहला ये ग्राफ जो एक्चुअली में है ही नहीं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन ना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बताया। ये दोनों मेथड से मैं बता सकता हूँ, dn/du को u के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो n कांस्टेंट मिल जाएगा, और इससे तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिलता है तो इससे 1 हो जाएगा। मैथमेटिकली तो नहीं बता पाएंगे। फर्स्ट मतलब जो पहला मेथड है वो ऐसे ही समझाने के लिए कि होता क्या है, ग्राफ मत ड्रॉ करो, वो तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया।
नहीं, ये ऑब्जर्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, ग्राफ बताएंगे भैया मैथमेटिकली तुमको, जो धीरे धीरे चलो ना भाई, बहुत ज्यादा तेज जा रहे हो, रुक जाओ अभी। ये लिख लिया पहले, थोड़ा सा रुको, है ना। रिटन एवरीवन? अच्छा, मैं अब चीजें क्लियर करते जा रहा हूँ। ये सबको समझ में आ रहा है कि एरिया अंडर द कर्व कौन से मेथड करने के लिए तो हमें दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म ही देखना पड़ेगा, इससे तो हम नहीं कर सकते। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व अभी मान लो कांस्टेंट है, मैथमेटिकली हम देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। दूसरा क्या है, पीक जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे को शिफ्ट होगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है, ये अभी मान लो, देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ आगे जाएगा ही। और तीसरी चीज ये है कि मैथमेटिकल फॉर्म, अब डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म पे हम आ जाएं। Can we come down to the mathematical form? फाइन। तो अब देखो क्या है, उन्होंने मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन लिखी थी। देखो, बिना इक्वेशन के कभी ग्राफ बनता है क्या? लेफ्ट ग्राफ का कर्व, ये ग्राफ जो बना होगा मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, तो ये कौन से ग्राफ के कर्व की बात कर रहे हो तुम यार? इसकी? ये रुक जाओ ना, अभी तो मैथमेटिकली मैंने कुछ बताया ही नहीं है सिद्धेश, मैंने मैथमेटिकली भी कुछ नहीं बताया है। कैन वी कम डाउन टू दिस एवरीबॉडी? तो अब एक बात बताओ, जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बिना फंक्शन के हम बनाते हैं क्या? बिना फंक्शन के तो कभी नहीं बनाते। तो अभी क्या हमने कोई फंक्शन की बात करी है? जब हमने ग्राफ बनाया था पहले तो हमने कोई फंक्शन की बात की थी। तो तुम्हें नहीं लगता इसलिए चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी, क्योंकि हमने कोई फंक्शन की बात ही नहीं की थी? पॉसिबल है या नहीं है? लेकिन वो क्या फंक्शन तुम्हारे बुक में लिखा है? वो फंक्शन की बात तुम्हारे बुक में कहीं नहीं की गई होगी। अब क्यों नहीं की गई, ये भी सोच लो। क्या लगता है क्यों नहीं की होगी? कोई रीजन होगा? कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली, और सिलेबस में भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज अ गुड आंसर। तो अब बताओ, डिस्कस करें? ठीक है, देखो बेसिकली dn is m upon 2 pi kt, this is Boltzmann constant, की पावर 3/2 e raised to the power minus mu square upon 2 pi kt u square du, ठीक है, into u square du। ये है इक्वेशन, ठीक है। एवरीबॉडी, के यहां पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तुम यदि प्लॉट करते हो तो तुम देखो यहां पर क्या आएगा, 1/n dn by du, ये आएगा 4 pi m अपॉन 2 pi kt 3/2 e की पावर माइनस mu स्क्वायर बाई 2 pi kt u स्क्वायर। अब तुम खुद सोचो इस टर्म को तुम कैसे, अब ये जो है टर्म 1/n dn by du, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। इसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होता, ये देखो कांस्टेंट अपॉन t है, राइट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT u स्क्वायर। अब तुम्हें नहीं लगता कुछ इस तरह का इक्वेशन आया जो कि प्रोबेबिलिटी है? अब जरा देखो, थोड़ा अभी कुछ लग रहा है, अब लग रहा है क्या? एवरीबॉडी ये इक्वेशन लिखो पहले तो, एवरीबॉडी राइट इट डाउन फर्स्ट। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने जो थ्योरी दी थी ना, वो क्वालिटेटिव नहीं थी, हवा में नहीं बात कर रहे थे वो लोग,
उन्होंने एक प्रॉपर जब थ्योरी बनाई तो होता क्या है, देखो बिहेवियर किसी भी चीज का समझने के लिए हमको एक फंक्शन चाहिए होता है। याद है श्रोडिंगर इक्वेशन में भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन चूज कर लिए थे। किसी भी चीज का बिहेवियर यदि तुम्हें समझाना है तो तुमको एक मैथ्स एक टूल है ना जो कि हमको हेल्प करता है, तो उसको समझाने के लिए ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कोई एक फंक्शन बनाना होता है। तो मैक्सवेल और बोल्टमैन ने भी एक फंक्शन बनाई थी, ठीक है, और वो फंक्शन ये थी, ठीक है, इसको आप लिखिए। 2 पाई आर या के रिप्रेजेंट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर नहीं है, के है ना, वो के तो लिखा ही है मैंने। डी यू कहाँ गया? अरे डी यू इधर आया ना, देखो ना, डी वाला डी यू इधर आ गया, 1/n, ये वाला n भी यहाँ आ गया। डन एवरीवन? e की पावर में इट इज के रिप्रेजेंट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में भी के है, अरे हर जगह के है, कहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही लिखा है एक मॉलिक्यूल के लिए, कहीं भी आर नहीं लिखा मैंने। जब मैं कैपिटल, यहाँ पर m मास ऑफ मॉलिक्यूल है, जो m है वो मास ऑफ मॉलिक्यूल है, जब मैं मोलर मास लिखूंगा ना तो आर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे ये m की जगह पे मैं मोलर मास लिखूंगा ना तो सारे के आर से रिप्लेस हो जाएंगे, जो भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो गैस कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। बट यहाँ पे m मैंने मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखा है, तो वो जो है सब जगह के ही यूज करेगा। एवरीबॉडी आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? अब ये इक्वेशन तो अच्छा लग रहा है ना देखने में, लिख लिया सबने? अच्छा, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। तो अब तो तुम्हें लगता है ना कि प्लॉट जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे सीधा नीचे आ जाएगा। एवरीबॉडी, ये जो प्लॉट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से तो सीधा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ तक क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है कि क्यों नीचे जाता है, वो मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है। अब तुम बोलोगे क्यों है ऐसा, तो मैं बोलूंगा मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने पोस्टुलेट बनाया और यही पोस्टुलेट बेस्ट एक्सप्लेन भी कर रहा था। इज दैट क्लियर? तो अब तो थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है ना? अरे थ्योरी तो अब ज्यादा लॉजिकल लग रही है ना? ये लिख लिया सबने? लास्ट एक्सप्रेशन क्या नहीं समझ रहे हो, ये कैसे आया? अरे इसको मैंने देखो ये सारे टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट है ना कुछ, तो इसको मैंने के लिख दिया और के की पावर टी थी। यू स्क्वायर टर्म, यू स्क्वायर जो है वो अलग टर्म है, यू स्क्वायर इज अ सेपरेट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स, देखो, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between u and u plus du. Is that clear? Everybody, is that clear or not? Everybody please respond in the chat box कि आपको समझ में आ रही है बात?
ओके, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड है u और u प्लस du के बीच में, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। एक्चुअली में ये क्या है, उनके हिसाब से ये देता है प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल with a speed between u and u plus du. Is that clear? ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग मॉलिक्यूल विद इन स्पीड u and u plus du. आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, आगे बढ़। देखो ये थ्योरी का पार्ट है एंड वी कैन नॉट डिनाई इट, दिस इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी। मैक्सवेल बोल्टमैन ने थ्योरी ऐसी बनाई है। ओके, राइट डाउन देन du इज, अरे du जैसे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये u और u प्लस du लिख सकते हैं ना, जैसे ओके आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। स्क्रॉल अप करूं, डन सिद्धेश? एवरीवन डन? सिद्धेश डन? ग्राफ का कौन सा, ये कौन सा ग्राफ तुम्हें चाहिए भैया? ग्राफ तो अभी बनाया ही नहीं मैंने, ये वाला। अच्छा, कौन सा ग्राफ चाहिए तुम्हें सिद्धेश? ऊपर ये ग्राफ तो इधर बनाया ही नहीं मैंने, ये चाहिए क्या? ये चाहिए तुम्हें? सिद्धेश which graph are you talking about? इसकी, ये वाली, इसकी उतनी जरूरत है ही नहीं, तो मैंने बोला ना कि तो फिर से समझाऊंगा मैं, ठीक है? अरे भाई कौन सा टू ग्राफ, अनम्यूट करके बोलो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। Siddesh, you have the permissions to unmute. Please don't waste our time. Please unmute and speak up. ओके, ठीक है। देखो मान लो तुमने यहाँ पे प्लॉट किया है y और x, ठीक है? ये एक लाइन है कुछ इस तरह से। तो अब ये dy क्या बताता है जरा बताना। यहाँ से एक एलिमेंट लिया हमने dy, ठीक है? लेट्स से दिस इज dy एंड दिस इज dx। तो ये dy क्या बताता है बताओ? ये dy वो चीज बताता है, ये फ्रैक्शन ऑफ y जहां करस्पॉन्डिंग टू, जैसे मान लो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं और इसको लिखते हैं x प्लस डेल्टा x, राइट? तो ये dy क्या बताता है बताओ? मतलब वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द रेंज फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x। क्या लिखना है भाई तुम लोगों को? ये लिखना है क्या? ओके, राइट डाउन। डन? ओके, तो अब ये बात समझ में आया कि ये वाली चीज du प्लस du के बीच में कैसे बता रही है एवरीबॉडी? अभी भी नहीं समझ में आया? अरे देखो मान लो ये कर्व है कुछ इस तरह का, तो ये तो u और u प्लस du के बीच में ही प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, ये u है और u प्लस डेल्टा u है।
तो यदि ये चीज प्रोबेबिलिटी है तो इन दोनों के बीच में ही तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और तुम सारे प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 मिल जाएगा तुमको। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। अभी भी दिक्कत है क्या? आप बढ़ सकते हैं ना आगे। अब देखो मैथमेटिकली तो तुम्हें हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अब चीजें लॉजिकल है, पहले जैसी नहीं है कि अब हम पहले तो हम किसी तरह से बात बना रहे थे ना, क्वालिटेटिव टर्म्स में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब तो देखो, अरे ये जो है प्रोबेबिलिटी है, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में ही तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है। जैसे ये तुमने प्लॉट किया 1/n dn/du, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में प्रोबेबिलिटी बता रहा है? u और u प्लस du के बीच में ना। यदि ये वाला टर्म का विड्थ du है, तो ये प्रोबेबिलिटी u और u प्लस du के बीच में ही तो बता रहा है। कोई डाउट है? अब तो आगे बढ़ सकते हैं ना, अब तो चीजें कम से कम लॉजिकल हैं। अभी भी क्लियर नहीं है भावेश? आगे बढ़ सकते हैं ना अब? ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ग्राफ क्लियर, हाँ लॉजिकल तो है ना भाई, थ्योरी जैसा चल रहा था लॉजिकल तो है ना। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज जी एक्स इंटू एच एक्स है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाते थे? जैसे तुम्हें बोलना है कि एक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, या फिर एक्स ई की पावर एक्स बनाओ, तो हमने पढ़ा था ना, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के ग्राफ बन जाते हैं, याद है? जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स है, तो हम दोनों को ग्राफ बनाने हो ना। तो अब देखो क्या है, तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो कि यू स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2kt के टर्म में चल रहा है। तो अब जब छोटे वैल्यूज पे है ना, लोअर वैल्यू ऑफ ई पे, लोअर वैल्यू ऑफ यू पे कौन डोमिनेंट होगा? ये टर्म डोमिनेंट होगा, ये समझ में आ रहा है? और हायर वैल्यूज ऑफ यू पे ये डोमिनेंट होगा। ये मैथमेटिकली समझ में आ रहा है? हायर वैल्यू पे ये डोमिनेंट होगा और लोअर वैल्यू पे ये डोमिनेंट होगा। दोनों के ग्राफ बनाने हैं। तो अब देखो कैसा ग्राफ बनेगा, पहले ये यू स्क्वायर जैसा और फिर ऐसा एक्सपोनेंशियली डीके, तो बीच में कहीं पीक मिल जाएगा और उस पॉइंट पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिलेगा वीएमपी। अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है? ग्राफ कैसे बना, इज दैट क्लियर? मैथमेटिकली चल रहा है। लोअर वैल्यू ऑफ यू पे ये डोमिनेंट होगा तो पहले ये आएगा, हायर वैल्यू ऑफ यू पे ये डोमिनेंट होगा तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो अब तो लॉजिकल है ना भाई, अब तो चल रहा है कहानी ठीक ठाक। लिख लीजिए, राइट इट डाउन। वो डोमिनेंट वाला रिपीट करूं मैं? देखो सीधे सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लेट से ई की पावर माइनस एक्स को इक्वेशन है। स्क्रॉल अप, और कितना ऊपर, इसमें बात कर रहे हो क्या कल्पेश? ये लिख रहे हैं क्या सर ग्राफ? तो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो समझाने के लिए लिखा हूं। यू कैन राइट इफ यू वांट, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। वो तो मैं समझाने के लिए, ओके वो सर। किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि u प्लस डी के बीच में कैसे आता है, उसको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें यदि लगता है लिखना है तो लिख लो। डन एवरीवन? ओके, अभी ठीक। अभी देखो, अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा अभी तक मैंने तुम्हें ये बोला था, देखो तुम्हारे बुक में ये तीन चीजें लिखी हुई है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये जो है, अभी पार्थ क्या लिखना है कुछ? ठीक है, राइट ऑन पार्थ।
तुम्हारा क्या डाउट था? अरे इसको प्लॉट का, अच्छा ये सिद्धेश x इज इक्वल टू 0 पे कहां से चालू होता है? 0 से चालू होता है ना। f0 इज 0, x इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा बताओ? ये f1 क्या आएगा बताओ? इट विल बी 1 अपॉन e, x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा? f2 आएगा तुम्हारा 4 अपॉन e स्क्वायर। तो तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसा बढ़ रहा है ग्राफ? देखते जाओ। तो लोअर वैल्यू पे ये डोमिनेंट है, हायर वैल्यू पे ये डोमिनेंट है। ठीक है, मान लो इसको 10 कर दोगे ना तो ये डोमिनेट करने लगेगा, e की पावर -10 आ जाएगा। और इन्फिनिटी कर दो, इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी, कांस्टेंट ये हो जाएगा लास्ट में। अब आगे बढ़ जाएं। अच्छा एक चीज है, तुम्हारे बुक में कुछ लिखी हुई है, जैसे हमने इसकी बात अभी तक करी नहीं थी, याद है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है तुम्हारे बुक में लिखा होगा 2RT/m, एवरेज वेलोसिटी लिखा है 8RT/πm। इसका कोई तुम्हें लगता है कोई डेरिवेशन है? इज इट पॉसिबल टू डेराइव दीज थिंग्स? एवरीबॉडी, ये तुम्हारे बुक में लिखा होगा, क्या हम इसको डेराइव कर सकते हैं? ये क्या हवा में बातें की गई हैं या इनका कुछ लॉजिक होगा? तो तुम्हें लगता है कि डेरिवेशन तुम्हें देखना चाहिए? डू यू वांट टू सी द डेरिवेशन? अच्छा मैं एक बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबल बता दूंगा, देखना है तो बोलो। बाकी दो तो ऑब्वियसली कोर्स के तुम्हारे स्कोप के बारे में नहीं कर सकते। एक कर सकते हैं, मैं कर दूं या छोड़ दूं? बता दो। अरे भाई एक, अच्छा ठीक है लिख देता हूं मैं। देखो क्या है, dn जो है इट इज 4πn। तुम्हें ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। और ये डेरिवेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये इस तरह का इक्वेशन है, mu² अपॉन 2π kT u स्क्वायर। अच्छा ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ एक, तुम देख लो, कुछ लोगों ने बोला है और ये कर सकते हैं हम लोग, मतलब दिस इज समथिंग वी कैन डिराइव। तो 1/n dn/du जो है ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 4π 2π kT की पावर 3/2। थर्ड क्या पूछ रहे हो तुम? RMS, रूट मीन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो, ये तो प्रोबेबिलिटी बताता है ना एवरीबॉडी, ये तो प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अब ये मैक्सिमम कब होगा बताओ? ये मैक्सिमम कब होगा? तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसका जो, जिस पॉइंट पे 1/d डिफरेंशिएट करके जिस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, यदि ये टर्म 0 है तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा, देन द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट विल बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना। विल बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा आएगा। विल बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है? उस पॉइंट पे P मैक्स है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। Everybody clear on this? Everybody clear? ये लिख लो एक बार। अब मजा आ रहा है? थ्योरी कुछ ठीक ठाक लग रहा है? अरे इजी चीज तो सब पढ़ लेते हैं भाई, असली आईआईटी तो वो है जो कॉम्प्लिकेटेड चीज में भी उसको मजा है। क्यों? लाइफ में चैलेंज फेस करके, मतलब समझ में आ रहा है? चैलेंज फेस करके ओवरकम करो तो इसको बोलते हैं हार्ड। हार्ड बंदा इसको बोलते हैं ना, सख्त लौंडा, हार्ड बंदा, वैसा बंदा ना। इजी चीज तो सब पढ़ लेते भाई, जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं उसी से तो पता चलता है ना रैंक कैसे आ सकती है, किसकी नहीं आ सकती, कौन कितना टफ है, कौन कितना
चलो छोड़ो सब बातें बाद में करते हैं। खैर, रिटन एवरीवन, फाइन। तो कैन यू डिफरेंशिएट दिस एंड टेल मी क्या आएगा आंसर? इसको डिफरेंशिएट करके देखो, या मैं कर दूं? देखो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसको तो जरूरत है नहीं, ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। अब देखो क्या है, ये आएगा 2u e की पावर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है एवरीबॉडी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये समझ में आया? समझ में ये तो आ गया होगा। प्रोडक्ट रूल, u और v दो फंक्शन है ना, डिफरेंशिएट किया है उसको, एक को कॉन्स्ट मतलब u डैश v प्लस, हाँ वैसे ही टाइम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टाइम तो है ही ना, अरे du टर्म है ना, अरे टर्म डिफरेंट du है ना भाई, तो u डिफरेंशिएट होगा ना, dt कहाँ है यहाँ पे? फिजिक्स में dt होता है ज्यादातर। तो अब तो निकाल दो, ये वाला टर्म तो जीरो हो ही नहीं सकता, ये वाला टर्म जीरो नहीं है राइट, तो यही वाला टर्म जीरो होगा, अब निकाल सकते हो। जो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो होगा। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? यही टर्म जीरो होगा राइट। तो अब e की पावर माइनस एम यू, इसको भी निकाल दो, 2kt कॉमन, तो तुम्हें क्या मिला? 2u प्लस, जस्ट मिनट, एक और भी चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे हम 2u ही कॉमन निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? 2u ही तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2kt। ये ठीक है एवरीबॉडी? ये तो ठीक है ना? ये वाला टर्म जीरो होगा, अरे ठीक है या नहीं, कुछ तो बोलो। अब ये बताओ, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है क्या एवरीबॉडी? ये वाला टर्म जीरो हो सकता है? ये वेलोसिटी तो जीरो होता नहीं है राइट, वेलोसिटी गैस का जीरो होता नहीं, ये वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता, यानी यही टर्म जीरो होना चाहिए राइट एवरीबॉडी? यही टर्म जीरो होना चाहिए। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2RT अपॉन एम। देखो ये 2KT अपॉन एम आ रहा है एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मोल के लिए क्या आएगा एवरीबॉडी? फॉर 1 मोल क्या आएगा? ये 2RT बाई एम आएगा ना। मोलर मास के टर्म्स में यदि हम बात करें तो आएगा ना 2RT अपॉन एम। तो इस तरह से अपन डेराइव कर पा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज 2RT अपॉन एम। तो ये बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी है। तुम्हें कैसी लग रही है ये बताओ, जोर की लग रही है क्या? अरे जब एक मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं ना श्रेयस, तो एक मॉलिक्यूल के लिए के यूज करते हैं, और जब एक मोल के लिए यूज करते हैं तो आर यूज करते हैं। यही है ना, पढ़ा हमने, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं एक मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए के। कुछ बोल रहा है बकवास था थ्योरी। अब देखो थ्योरी तो थ्योरी है, गैस को एक्सप्लेन करना कोई आसान बात थोड़ी है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी होगी ही भाई। अब ये तो भाई तुम हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इनको कितना टाइम लगा यार वो तो मुझे नहीं है जानकारी, गूगल कर लो कितना समय लगा इनको। कितना टाइम लगा यार ये नहीं पता मुझे। ये देखो, ये इक्वेशंस तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको जो क्या याद करना है, जो वही जो तुम्हारे बुकलेट में लिखा है, वेलोसिटीज क्या होती हैं वो याद करना है बस। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता, क्योंकि तुम लोग पूछ रहे थे सवाल कि कैसे करें, कैसे एक्सप्लेन होगा, तो मैंने को एक्चुअली में क्या थ्योरी था वो बताना पड़ा ना, कि ऐसे हो रहा है, उन्होंने ये बताया था। आई हैड नो चॉइस, सो आई हैड टू एक्सप्लेन इट। बुकलेट वाली चीज याद रखनी है। हाँ अच्छा, अब आगे बढ़ सकते हैं, लिख लिया सबने?
केटीजी नहीं आएगा संडे को टेस्ट में, सिर्फ आइडियल गैस आएगा। ठीक है एवरीवन, संडे को टेस्ट में सिर्फ आइडियल गैस। कौन सी सेकंड स्टेप सिद्धेश, ये वाला क्या, ये डिफरेंशिएट कैसे किया सिद्धेश, विच स्टेप आर यू टॉकिंग अबाउट? उसके नीचे कॉमन ले लो ना, ये वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता, यही टर्म हो सकता है जीरो, तो यू कैन टेक कॉमन। इज दैट क्लियर? कॉमन लिया हमने और कुछ नहीं किया इससे ज्यादा। डन एवरीवन? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, जवाब तो दो। लिख लिया नहीं लिखा? ओके, तो अब देखो करना क्या क्या अपने को। देखो मोस्ट प्रोबेबल और तो आसानी से डेराइव हो गया अपना, 2RT/m। आरएमएस के लिए अलग इक्वेशन लेना होगा, उसमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आरएमएस रहने देते हैं, पॉसिबल नहीं। ये आता है 3RT/m, और वी एवरेज जो है ये आता है इसी तरह से खत्म, यही करना होगा इस तरह से। इसमें ये सबसे आसान था बताना, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, अब इनका, अब ये बताओ सबसे बड़ा कौन है इसमें, एवरीबॉडी सबसे बड़ा कौन है इसमें, इनमें सबसे बड़ा कौन है बताओ? सबसे बड़ा आरएमएस है ना, और उसके बाद एवरेज, और सबसे छोटा कौन है? मोस्ट प्रोबेबल। ये शायद समझ में आया होगा। इसका रेशियो यदि लोगे तो वी आरएमएस इज टू वी एवरेज इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल, यदि रेशियो लेते हो तो ये क्या आएगा, √3 अपॉन √8/पाई अपॉन √2, विच इज 1 देख लो कितना आता है, इसको ले लो रेशियो। डन एवरीवन? एवरीवन डन? तो अभी देखो हमारा जो थ्योरी था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, वो खत्म हो गया है। इसमें कुछ और चीजें कर सकते हैं क्या? कैन वी राइट मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस? देखो, कैन वी मॉडिफाई दिस? देखो RT/m क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू P/D। ये भी एक बात है, RT/m इज P/D। लेट अस सी हाउ। देखो डेंसिटी क्या होता है, PM/RT। तो अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा, RT/m क्या आएगा, D/P इज M/RT। तो RT/m क्या आएगा, P/D आएगा ना। तो RT/m को तुम हर जगह P/D से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, RT/m को तुम P/D से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो दिस कंप्लीट्स आवर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? सर ये थ्योरी, हर थ्योरी में ऐसा क्यों होता है कि हम कितनी बार भी करें पूरा ही नहीं समझ सकते? अरे भैया थ्योरीज कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है भावेश। थ्योरी पूरी तरह से हर चीज की नहीं बनती है भैया। खुद समझो, कोविड का वैक्सीन जो आएगा मान लो, तो क्या 100% कारगर हो सकता है? तो कोई भी चीज धीरे धीरे चलती है, और वो अभी तक बेस्ट नहीं हो पाई है। कोशिश करता है इंसान हर करने का, बट वो भगवान थोड़ी है, सारी चीजें सही से 100% नहीं कर सकता। जो आईटी में टॉप भी करता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है, वो क्या 100% स्कोर करता है एग्जाम में? तो वो तो बेस्ट देखते हैं ना हम। एवरीडी, इज दैट क्लियर?
अरे इससे बेहतर थ्योरी है तो बनाओ भाई, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इम्प्रूव। पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो और अपनी एक अच्छी थ्योरी बनाओ खुद की। इफ यू वांट टू इम्प्रूव ऑन दिस इज द बेस्ट थ्योरी वी हैव एंड दिस इज व्हाट वी स्टडी इन आवर कोर्स। अरे भैया नीट का एग्जाम इजी होता है, नीट का पेपर जो है स्पीड टेस्ट होता है। नीट का टेस्ट क्या बोल रहा हूँ, पेपर इजी आता है। मेंस नीट में आ जाता है 100%, कुछ लोग लाए हैं, एडवांस में किसी का नहीं आया अब तक। आगे बढ़ सकते हैं, ओके फाइन। कुछ क्वेश्चन करते हैं। A system of gas is having RMS velocity equal to x meter per second at 300 Kelvin. When the temperature is doubled, the molecules undergo dissociation like this. देखो O2 डिसोसिएट हो जाता है 2O में, इस तरह से। P और D क्या है? P और D यार प्रेशर और डेंसिटी है भैया सिद्धेश। P और D प्रेशर और डेंसिटी है यार। Is that clear? तो अभी द न्यू वेलोसिटी, जो नया वेलोसिटी आता है दैट इज y. सो कैलकुलेट द रेशियो y अपॉन x. ठीक है। अच्छा एक चीज, तुम्हारे जो संडे को टेस्ट है, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, जो संडे को टेस्ट है वो आइडल गैस पे है, ठीक है। तो आइडल गैस तो हमने एक्सरसाइज 1 तक कर लिया है ना, पूरा डिफ्यूजन तक डिस्कस, और वो मेंस लेवल का ही है, तो हो गया डिस्कस, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या है रेशियो? सर योर आंसर इज रॉन्ग। One by two. Okay, anybody else? Anybody else? 1:2। अच्छा 2:1 होगा या 1:2 होगा, ये बताओ। अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करो, अपॉन डिसोसिएशन मोलर मास तो आधा हो जाएगा ना, और टेम्परेचर भी डबल हो गया। ये समझ में आ रहा है? अरे मोलर मास आधा हो जाएगा ना, O2 से 2O बन गया, तो दिस इज अपॉन डिसोसिएशन, ठीक है। तो y अपॉन x जो है यह है रेशियो है, तो 3r T2 अपॉन M2 अपॉन 3r T1 अपॉन M1, तो ये आएगा T2 बाई T1 इंटू M1 बाई M2। इज दैट क्लियर? अरे लिखा तो है मॉलिक्यूल अरे डिसोसिएशन लिखा है ना क्वेश्चन में प्रथमेश, देखो ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा है डिसोसिएशन। मैंने बेईमानी कर दी तुमके साथ, ऐसा लग रहा है चीटिंग करी है मैंने, बताया ही नहीं। अरे क्वेश्चन तो डिसोसिएशन दिया तो है एवरीबॉडी, क्वेश्चन में डिसोसिएशन तो है ना, तो
तो अब बताओ क्या आएगा आंसर? T2/T1 क्या है? √2 और M1/M2 क्या है बताओ? M1/M2 क्या है बताओ? ये भी √2 ना, तो ये 2 आया ना। Everybody, is that clear? ओके, तो आंसर 2:1 आएगा। T2/T1 कैसे? अरे देखो ना, ये प्रोपोर्शनल है ना टी के, देख लो यहाँ पे भी टी के प्रोपोर्शनल है। T2/T1 ऐसे आ गया और R ये कट जाएगा, तो इसको देख लो, रेशियो निकालो। ओके देखो, हमने आज केटीजी खत्म कर लिया, अभी हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा है। क्या बचा है एवरीबॉडी? रियल गैस, है ना एवरीवन? हमारा एक पार्ट बचा है, एंड दैट इज रियल गैस। वो हो जाएगा, तो अब तुम्हें लग रहा है ना हो जाएगा चैप्टर खत्म? चैप्टर खत्म हो जाएगा। रियल गैस भी बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक। तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है एवरीबॉडी? होमवर्क जो है तुम्हारा इंटेक्स एक्सरसाइज जो बना, कौन सा बना? इंटेक्स एक्सरसाइज 4 होमवर्क है एवरीबॉडी। होमवर्क इज इंटेक्स एक्सरसाइज 4। कोई डाउट है? फॉर्मूला तो लर्न करने को बोला है। हाँ, वो फॉर्मूला जो बुकलेट में लिखे हैं वो तो सारे याद करने हैं। वो आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी की तो याद करना ही है ना। बाकी वो वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, वो जो गैस को जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था ना, वो याद नहीं करना है। उतना ही फॉर्मूला याद करना है जितना बुक में दिया है। डीएन वाला नहीं, जरूरत नहीं। नहीं वो मत करो डीएन वाला फॉर्मूला। कौन सा? और ऊपर स्क्रॉल करूं? एवरीवन डन? Okay, then goodbye. All the best for your test.